Welcome to all. My name is Nidhi Tanwar and we will discuss about very important topic. Topic name is HTET. HTET. HTET की फुल फॉर्म अगर बोली जाए तो क्या होगी? हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2020। इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेंगे। क्या लेवल 1 के लिए लिया गया है, लेवल 2 के लिए, लेवल 3 के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर है, फ़ी क्या है इन सब की, सिलेबस क्या है इन सब का, और किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे सबके लिए। अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि हम सीटेट की जितनी भी सीरीज़ हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक पेपर नहीं होता है तब तक 1.5 महीने जितने भी मंथ इसमें डेज लगेंगे वो सारे हम इसको पे कर देंगे। हम आपके साथ बने रहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब इसके अलावा हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या स्ट्रक्चर की बात कर रखी है। तो यहाँ पे आप देखिए कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी। फर्स्ट लेवल, अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेवल के लिए भर रहे हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप फर्स्ट लेवल के लिए भर रहे हैं तो आपको 500 रुपये यानी 500 पे करने पड़ेंगे। ये किसके लिए है? जो कि SC और PH कैटेगरी से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये कहाँ का? जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है। अगर आप 2 लेवल के लिए भर रहे हैं, सपोज़ आप दो कोई भी लेवल भर रहे हो, ठीक है, एक आपने भर दिया TGT और एक भर दिया आपने PGT, ठीक है। सो आपको पे करने पड़ेंगे यहाँ पे 900 रुपये यानी 900। और अगर आप यहाँ पे तीनों लेवल्स भर रहे हो, PGT भी, TGT भी और PRT, अगर आप यहाँ पे सारे लेवल्स भर रहे हो तो आपको यहाँ पे 1200 यानी आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा हम सेकंड वाला देखते हैं क्या है। फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC एंड PH ऑफ हरियाणा डोमिसाइल, यानी इन सब को छोड़ के जितने भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, वो क्या पे करेंगे? सेम अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एक लेवल के लिए 1000 रुपीज़, 2 लेवल हैं तो आपके आ जाते हैं 800, और अगर 3 लेवल है तो आ जाते हैं 2400। ऑल कैंडिडेट आउटसाइड हरियाणा, जो कि हरियाणा से बाहर है, ठीक है। अब उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं SC भी, और उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं PH, ठीक है। तो उनके लिए भी सेम वही है जो कि हरियाणा वाले डोमिसाइल के लिए, जो कि वहाँ के है। अब बहुत सारे आपका क्वेश्चन होगा कि OBC के बारे में क्या है। सो OBC का कोई मेन इन्होंने रिवायत नहीं दी है, सेम वही भरना पड़ेगा जो इसमें दे रखा है। आगे हम यहाँ पे देखते हैं। मैंने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने पहले से ही पढ़ ली, और आप मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा मैंने उसको अंडरलाइन कर लिया, सो दैट एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहीं से छूट ना पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 16 से स्टार्ट हो चुके हैं। मे बी ये वीडियो बहुत लेट है बट इन डिटेल है, ठीक है। और लास्ट डेट कब की है? 4 दिसंबर है। आप लास्ट डेट का वेट नहीं करिए और आप फटाफट फॉर्म फिल कर दीजिए, ठीक है। करेक्शन इन अ पर्टिकुलर कि कहाँ कहाँ पे करेक्शन हो सकता है, तो अगले दिन से ही करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और टाइम आपको बहुत कम मिलेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे 3 डेज़ का मिल रहा है टाइम। तो करेक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इस तरीके से केयरफुली होके एकदम फॉर्म भरिए तो आप करेक्शन ना कर पाए, करेक्शन करने की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना। स्टूडेंट शुड अप्लाई सिंगल रजिस्ट्रेशन फॉर अ लेवल और मल्टीपल लेवल। अगर मल्टीपल लेवल यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, या कोई भी लेवल है, उसके लिए सिर्फ एक सिंगल फॉर्म ही भरना पड़ेगा, ठीक है। एक सिंगल फॉर्म यहाँ पे भरना पड़ेगा लेवल के लिए और मल्टीपल लेवल्स के लिए। इसके अलावा अब जो करेक्शंस है वो कहाँ कहाँ पे मिलेगी? करेक्शंस मिलेगी किसी पर्टिकुलर एरिया में। पर्टिकुलर एरिया हम आगे आगे देखेंगे कि कौन कौन से वो पर्टिकुलर एरिया हैं, ठीक है। और फोटोज़ में, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन में। इसके अलावा अब इसमें करेक्शन नहीं मिलेगी। किस किस में नहीं मिलेगी? लेवल में। लेवल आपने सपोज़ 1 भरना था और आपने 2 भर दिया तो उसमें नहीं मिलेगी, तो आपको ध्यान से भरना पड़ेगा, ठीक है। कास्ट कैटेगरी में और होम स्टेट में, इनमें करेक्शंस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड हो जाएंगे? तो एडमिट कार्ड जो है वो 23 दिसंबर से आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और एडमिट कार्ड है विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट, पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किए जाएंगे। दैट मीन्स आपको ऑनलाइन ही क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है।
आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हम दे रखी है। ठीक है, तो ये इंडेक्स दे रखा है कि क्या क्या है। इंडेक्स हम नहीं देखेंगे, हम सीधा मूव ऑन करते हैं। जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डेफिनेशंस वगैरह दे रखी हैं यहाँ पे, गाइडलाइंस वगैरह दे रखे हैं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ ये भी नहीं देखेंगे। टैट एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं, सबसे मेन कंफ्यूजन यहाँ होता है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, ध्यान से देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो देखिए जो लेवल है क्लास 1 से लेकर 5th तक कोई पढ़ाना चाहता है तो वो पीआरटी होता है, यानी प्राइमरी टीचर होता है। उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। लेवल 2 की बात करते हैं तो लेवल 2 यहाँ से 6 से लेकर 8 तक आ जाता है, जिसे टीजीटी कहा जाता है। और पीजीटी क्या हो जाता है, हमारा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो जाता है, जो कि अदर फर्दर क्लासेस में टीच करता है। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, टीचर फॉर classes 1 to 5th and 6 to 8th and unfulfilled minimum qualification for both level will have to apply online for both separately। यहाँ पे मतलब कि अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग भरना पड़ेगा। देखिए, सिंगल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सिंगल ही होगा, मगर लेवल 1 के लिए अलग से भरना पड़ेगा और लेवल 2 के लिए अलग से भरना पड़ेगा। ठीक है, सेपरेटली ऑनलाइन भरने पड़ेंगे, मगर जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका एक ही सिंगल यूज़ में आएगा। इतनी बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो चुकी होगी। इम्पॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पे अब लेवल के मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात आ जाती है, जिसमें आप यही जानना चाहते होंगे कि क्या क्या क्वालिफाई। बिल्कुल आराम से बैठे, ध्यान से समझे। ठीक है, तो पहला क्या दे रखा है, सीनियर सेकेंडरी विद 50%। आपके अगर यहाँ पे 50% है, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी लेवल पर, और इसके अलावा अगर आप पास्ड हो या फिर आप अभी फाइनल ईयर कर रहे हो, ठीक है, अपना डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में, यानी अगर आप कर रहे हो, किसी ने डाइट कर रखी है दिल्ली से, जेबीटी में है कोई या बीटीसी में है कोई, वो पास्ड है तो वो फिल कर सकता है विद 50% एंड 55%। इसके अलावा अगर वो, ठीक है, अगर अपेयरिंग में भी है, फाइनल ईयर अपेयरिंग में भी है, दैट मीन्स अगर सेकेंड ईयर में और आपने एग्ज़ाम दे दिए हैं और आपका भी रिजल्ट आना बाकी है, तो आप आराम से इसको फिल कर सकते हैं, बेझिझक फिल कर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेबल होगा। इसके अलावा देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें दे रखी हैं कि सीनियर सेकेंडरी 50% यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, वो होना चाहिए या फिर पास होना चाहिए या अपेयरिंग होना चाहिए, किसमें, बीएलएड में। ठीक है, बीएलएड कितने का होता है, 4 ईयर का होता है, तो वो भी एप्लीकेबल है। अ पार्ट ऑफ दैट हम आगे डिस्कस करते हैं। सीनियर सेकेंडरी और 50% और 45% होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई स्पेशल एजुकेशन में है, ठीक है, डिप्लोमा यानी डीएड कर रहा है और वो किस में है, स्पेशल एजुकेशन में है, तो वो इसको आराम से फिल कर सकता है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ग्रेजुएशन एंड पास्ड और अपेयरिंग इन फाइनल ईयर ऑफ 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने 2 साल का वही डीएड कर रखा है, बीएड नहीं डीएड कर रखा है, तो आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। इसके अलावा आपके मैट्रिक होनी चाहिए, हिंदी में संस्कृत होनी चाहिए मैट्रिक में। ठीक है, या फिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जब होता है लेवल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल होता है, तो उसमें हिंदी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अलावा हम देख लेते हैं लेवल 2 पे कि लेवल 2 में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने रखा हुआ है। तो अलग अलग हर एक चीज़ के लिए रखा हुआ है। ठीक है, ये आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हम जस्ट इसमें अभी पीआरटी के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी लेवल 1 के बारे में। ठीक है, सो हम लेवल 1 का अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। साइंस का ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी बन जाएगी, है ना, आप समझ सकते हो।
ये पीजीटी संस्कृत, ये पीजीटी का है सारा, हिंदी और वगैरह सारा दे रखा है इन्होंने, इसमें पूरा डिटेल में दे रखा है। हम इसमें आ जाते हैं, स्ट्रक्चर के ऊपर हम बात देखते हैं कि क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो जो एमसीक्यूज़ में दे रखा है कि एस्टेट में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एमसीक्यूज़ होंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ में कोई 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, हर एक ऑप्शन का 1 मार्क होगा और कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, लेवल 1 इसमें जो दिए जाएंगे वो 2 आवर 30 मिनट्स दिए जाएंगे, दैट मीन्स 2.5 आवर्स दिए जाएंगे, 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा और देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है पीआरटी का। ठीक है, तो 50 क्वेश्चंस है, सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी 30 मार्क्स के, जैसे टेट में होता है, सी टेट में होता है, सेम ऐसे इन्होंने दे रखा है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम सेम ही है। लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, हिंदी में 50 क्वेश्चंस होंगे और हिंदी इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जनरल स्टडी में आ जाता है रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यहाँ पे मतलब क्या है कि आप किस तरीके से, क्या आपके अंदर मतलब एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी और उस प्रॉब्लम का आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जो कि 10 मार्क्स का आएगा, फिर 10 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा हरियाणा की जीके और अवेयरनेस आएगी, जो कि 10 मार्क्स की होगी। इन सबको हम ऐड करते हैं तो 30 मार्क्स का आता है, और जो 30 मार्क्स का आता है 30 MCQ, दैट मीन्स 30 मार्क्स। लेट्स मूव ऑन अदर पॉइंट, दैट इज़ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सेम वही चीज़ कि 30 मार्क्स का होगा और 30 MCQs होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। इन्वायरमेंटल स्टडी यानी EVS। ठीक है, EVS में वही सेम चीज़ें आएंगी जो कि आपकी अवेयरनेस से रिलेटेड होगी, बट जो कि क्लास 1st to 5th में होगी। ठीक है, सो यहाँ पे 30 MCQs होंगे, 30 मार्क्स के होंगे, 150 में आपको करना पड़ेगा। देखिए, अगर ये चीज़ें तो आपकी मेन होती है, टेट में आपने पढ़ रखा है, अदर टेट्स में तो इसमें भी आराम से आप इजीली कर पाएंगे, बट व्हाट अबाउट दी हरियाणा जीके, अवेयरनेस या EVS। देखिए, आप स्ट्रैटेजी वही अपनाइए जो आपको सुटेबल लगे। मेरे अकॉर्डिंगली, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, हरियाणा की जो बुक्स होती हैं 1 से लेकर 5वीं तक की, ठीक है, उनको एक बार देख लीजिए। देखने के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगेगा आप उनके नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आप उनको रिवाइज कीजिए और फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स आप एक बार देखिए कि अटैम्प्ट करने पर हमारा स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, आई होप बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे टेट में होता है, सी टेट में होता है, उसी तरीके से एच टेट में होता है। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकली इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ डिफ़ाइन कर रखी है। यस, डिफ़ाइन कर रखी है, जहाँ तक मैंने इसको पढ़ा हुआ है। नेचर एंड स्टैंडर्ड की बात कर रखी है क्वेश्चंस की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी से लिया गया है सारा, जितने भी 1st to 5th के बच्चे होते हैं। ठीक है, और बायलिंगुअल आएगा पेपर, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये यहाँ पे इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए, ये इन्होंने बोल्ड में लिख रखा है, द टेस्ट आइटम in mathematics and environmental studies will focus on the concept, problem solving abilities and pedagogical understanding of the subject. In all these case subjects area, the test item shall be evenly distributed over different division of the syllabus of that subject prescribed for क्लासेस 1 to 5th, जो कि 1 to 5th में दी गई होगी हरियाणा के द्वारा। सेशन में डिफाइन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली मैथ्स और EVS के क्वेश्चन फोकस किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, लिंकिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी। अब इसके अलावा और चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें कितने होंगे ये भी पता होना ज़रूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए हम देखते हैं कि ऑल कैटेगरी के लिए 60 मार्क्स होने चाहिए, मगर जो SC और डिफरेंटली एबल है या फिर फिज़िकल चैलेंज पर्सन है हरियाणा के डोमिसाइल वाले, उनके लिए 82 मार्क्स यानी 55% होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई अदर स्टेट से बिलोंग करता है SC और ST, तो उनके लिए भी सेम यही क्राइटेरिया रखा गया है कि 90 मार्क्स होने चाहिए, दैट मीन 60% होनी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग में हमें बात करें तो नो नेगेटिव मार्किंग है।
ठीक है। ये टीजीटी का दे रखा है, टीजीटी के में भी बात कर लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अभी हम जस्ट फोकस कर रहे हैं पीआरटी का, और क्या क्या चीज़ें इसमें इन्होंने दे रखी है उन सब के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक देखते हैं ये वाली चीज़ें कि टैट क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, जो कि एक क्या है 7 ईयर्स के लिए वैलिड पीरियड है इसका। ठीक है, इम्प्रूवमेंट के लिए आप इसको हर बार दे सकते हो। इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी एक चीज़ कर रखी है, एग्जामिनेशन सेंटर। सो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ कहाँ होंगे, वो स्टेट में भी हो सकते हैं और आउटसाइड हरियाणा में भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा है द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, ठीक है, रिवर्स द राइट टू क्रिएट एग्जामिनेशन सेंटर एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। स्टेट ऑफ हरियाणा कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज आउटसाइड हरियाणा, हरियाणा के बाहर भी हो सकते हैं। ठीक है, हाउएवर एफर्ट्स विल बी मेड बाय द बोर्ड टू लोकेट एग्जामिनेशन सेंटर विद इन होम डिस्ट्रिक्ट, जिसके भी होम डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं वहीं पे लोकेट करने की वो कोशिश करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन प्रोसीजर के बारे में देखते हैं। पहला दे रखा है आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, देन उसके बाद अपलोड करनी पड़ेगी इमेजेस, फ़ी पे करना पड़ेगा और आपके पास एक पेज आएगा। ठीक है, कंफर्मेशन पेज होगा वो, आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में ले सकते हैं, चाहे तो आप उसका प्रिंट निकाल सकते हो। सारी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। यस, मैंने आपसे पहले कहा था ना कि पर्टिकुलर एरिया वो कौन सा है जहाँ पे आप कर सकते हो। तो नेम है, फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी चीज़ें आप आराम से एंटर करोगे और ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, बट बाकी चीज़ें चेंज नहीं हो सकती हैं। और आपको ये अपने मतलब जो 10th का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार ही भरना चाहिए, क्योंकि वही एक मात्र एक ऐसा एविडेंट होता है जिसमें इंफॉर्मेशन सारी सही सही होती है और उसको ही माना जाता है। ठीक है, ऑनलाइन करेक्शन में नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नंबर एंड सब्जेक्ट ऑप्ट लेवल 2 और 3। ठीक है, परमिट मेक, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, सब्जेक्ट ऑप्ट मतलब कि सेकंड, क्या आपने जैसे भर दिया मैथ्स की जगह पे साइंस भर दिया, वो आप कर सकते हो, मगर ऐसे नहीं कर सकते हो कि अगर देखो समझने की कोशिश करना, आपने अगर टीजीटी लिया है, पीजीटी लिया है और पीआरटी है, ठीक है, इन ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने पीआरटी भर दिया तो आपने पीआरटी वाला ही देना पड़ेगा, अगर पीजीटी वाला भरा है तो पीजीटी वाला ही देना पड़ेगा, अगर टीजीटी भरा है तो टीजीटी वाला देना पड़ेगा। मगर टीजीटी में बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उसमें से आप चेंज कर सकते हो। पीजीटी में भी बहुत सारे होते हैं, उसमें से भी चेंज कर सकते हो, टीजीटी में और पीजीटी में। मगर पीआरटी में तो ऐसा होता ही नहीं है, उसके पास तो ऑप्शन ही नहीं होते, तो वो चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, लेवल, कास्ट, कैटेगरी, इन सब में चेंजेस नहीं कर सकते, तो बी केयरफुल फॉर दैट। इसके अलावा कि साइज़, थंब इम्प्रेशन कितना होना चाहिए, कितने केबी का, सिग्नेचर कितने केबी का होना चाहिए, फ़ोटो कितने केबी का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात आती है तो कैसे करेंगे, कि आजकल जो जितना भी ज़्यादातर जो सिस्टम हो चुका है वो ऑनलाइन हो चुका है, मगर जो ये जो टैट है इन्होंने कैसा दे रखा है, कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। ट्रेडिशनल मेथड दैट मीन्स अपना वही पेन टाइप बेस्ड मेथड है ना। जो एडमिट कार्ड है वो आपको ऑनलाइन ही मिलेंगे, हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया था। इसके अलावा और इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ नहीं है। हाँ, ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए या जिनको कोई अदर प्रॉब्लम है उसके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ कंपनसेट किया है टाइम के ऊपर। वो टाइम दिया है इन्होंने 50 मिनट्स का, ठीक है, सो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। एंड इन्होंने यहाँ पे फ़ोटोग्राफ और थंब इम्प्रेशन बता रखा है कि किस तरीके से आना चाहिए, तो हमारा वही उसी तरीके से आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कोई भी कुछ चीज़ पकड़ी गई तो समझ सकते हो फिर क्या होगा, है ना। हाँ जी, यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ब्लैक बॉल पेन पॉइंट पेन ओनली यूज़, तो इस चीज़ का ही यूज़ करना चाहिए और यही सही रहता है। ठीक है, और चीज़ों का यूज़ नहीं होना चाहिए, फिर और चीज़ें अलाउड भी नहीं होगी।
अगर कोई करेक्शन वगैरह करानी है बाद में तो वो इतने का हो जाएगा, ये तो बाद की बात है, जब आंसर की आएगी या तब का कुछ होगा। इन्होंने सैम्पल क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, तो मैं चाहूँगी एक बार आप इनको पढ़े देखें किस तरीके से क्वेश्चन आप अटैम्प्ट कर सकते हो, क्या क्या कर सकते हो। एट द एंड हम इसमें एक और चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यस OMR, ये वाला OMR, ये शीट होती है इस तरीके से, आपने शीट देखी होगी, ये पूरी एक शीट होती है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे इस तरीके से, ये पूरी एक शीट होती है, ठीक है। इसमें यहाँ पे लगाना होता है, तो आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, टाइम को लेकर आप थोड़े से कंफ्यूज हो और आपको प्रैक्टिस करनी है, तो स्टेशनरी की शॉप पे आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, आराम से मिल जाएंगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो आराम से। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए, अच्छा भविष्य बना पाए, मेरी यही कामना रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।